हैं। टॉपिक हम लोग का वही भारतीय न्यायिक व्यवस्था ही है। पार्ट 2 है आज, और यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग सीजेआई, आर्टिकल 126। तो एक्टिंग सीजेआई का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? एक्टिंग सीजेआई कौन होगा? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कौन होगा? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति वो होगा जो अस्थायी तौर पर मुख्य न्यायमूर्ति का कार्यभार संभाले। कब? जब मुख्य न्यायमूर्ति अपना कार्यभार संभालने के लिए उपलब्ध ना हो, किसी भी कारण से बीमार हो जाए, विदेश इलाज कराने चला जाए, या भारत में ही इलाज करा रहा हो, बेड रेस्ट हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो कई दिनों के लिए, अचानक मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, पद से हटा दिया गया हो, नाना प्रकार के रीजन है, नाना प्रकार के कारण हैं जहां मुख्य न्यायमूर्ति का पद खाली हो सकता है। तो अगर ऐसे कारणों से मुख्य न्यायमूर्ति का पद खाली है तो तुरंत तो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति हो नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। तो ऐसे समय के लिए, ऐसे अस्थायी समय के लिए जो मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाएगा उसे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कहेंगे। एग्जीक्यूटिव एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। कैसे नियुक्ति होगी अब? यानी ये अस्थायी समय का है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा जब सीजीआई के पद में अनुपस्थिति या आकस्मिक रिक्ति हो। वही बात है, अनुपस्थिति हो सीजीआई के पद में, इसका मतलब सीजीआई का पद पर जो व्यक्ति है वो एब्सेंट हो, बीमार है, नहीं आ रहा है, तो या फिर पद त्याग कर दिया, मृत्यु हो गई, हटा दिया गया, आकस्मिक रिक्ति हो, तब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल 126 कहता है। एड हॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। एड हॉक जजेस, आर्टिकल 127। एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। ये कौन होंगे? एड हॉक जजेस कौन होंगे? तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर। तो जिन्हें अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर अपॉइंट किया जाए वो एड हॉक जजेस हैं। कब अपॉइंट किया जाएगा? जब मान लो उच्चतम न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों के पद खाली हैं, कुछ न्यायाधीशों के पद खाली हैं। तो सीजीआई की बात हो गई, अब न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं कि कुछ न्यायाधीशों के पद खाली हैं और तात्कालिक रूप से नियुक्ति संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में अस्थायी रूप से न्यायाधीश बुलाए जा सकते हैं कार्य करने के लिए। कैसे बुलाए जा सकते हैं? क्योंकि न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं, न्यायाधीशों का पद खाली है। या फिर एक काम ये भी हो सकता है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में बकाया बहुत बढ़ गया हो, पेंडेंसी बहुत बढ़ गई हो, पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत बढ़ गई हो। जैसे इस समय 80,000 से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लगातार बढ़ रहे हैं हर साल। 2 साल पहले आज से 60,000 से ज़्यादा केसेस थे, अब बढ़ के 80,000 से ज़्यादा केसेस हो गए। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं उस गति से केसेस का निपटारा कर नहीं पा रहा है, क्योंकि पेंडेंसी कम होने के बजाय पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है तो ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि पेंडेंसी बढ़ना ठीक नहीं है। अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो जल्दी ही 1 लाख के पार हो जाएगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पर कार्यभार अधिक हो जाए तो हम अस्थायी तौर पर कुछ जजेस को बुला करके और उनसे काम करवा सकते हैं और केसेस का निपटारा करवा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब न्यायाधीशों का पद रिक्त हो, न्यायाधीश ना हो या अनुपस्थित हो किसी रीजन से, क्योंकि बेंच तो उतनी ही है, कमरे तो उतने ही है सुप्रीम कोर्ट में, उससे ज़्यादा कमरे तो बनाए नहीं जा सकते, बेंच उससे ज़्यादा बनेगी नहीं। तो सुविधाएं मिली, क्योंकि स्टाफ चाहिए, बाकायदा पूरा एक स्टाफ होगा, सपोर्ट करेगा, तभी न्यायाधीश सुनवाई कर पाएगा, न्याय कर पाएगा। तो इसलिए ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। तो कैसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अस्थायी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार अधिक है और न्यायाधीश के पद रिक्त हैं या अनुपस्थित हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही को चलाने के लिए पर्याप्त कोरम नहीं है, तब ऐसी दशा में तब क्या होगा? तब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यहां राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, यहां सीजीआई नियुक्त करता है। एड हॉक जजेस की नियुक्ति सीजीआई करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। कैसे करेगा सीजीआई और कहां से करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेगा, पहले से सहमति ले लेगा सीजीआई, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय में बैठने व कार्य करने का अनुरोध, रिक्वेस्ट कर सकेगा। कैसे नियुक्ति होगी एड हॉक जजेस की? जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो किसी भी हाई कोर्ट के किसी जज से
किसी जज से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकेगा। लेकिन किस जज से? जो उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य है, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल से न्यायाधीश है, क्योंकि यही तो योग्यता है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। तो जो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल से न्यायाधीश है, ऐसे किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में आने, बैठने और कार्य करने की रिक्वेस्ट कर सकेगा। लेकिन एक शर्त और है। एक शर्त तो यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य है और उस न्यायाधीश तथा उस उच्च न्यायालय, उस हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। यह भी शर्त है। पहली शर्त तो यह है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो, इसका मतलब 5 साल हाई कोर्ट में जज रह चुका है। और दूसरी बात यह है कि उस न्यायाधीश से सहमति ली जाएगी कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हो कि क्यों नहीं आना चाहते हो या नहीं, दौड़ते हुए सब जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जिस हाई कोर्ट का वो जज है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सहमति लेगा। अगर उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सहमति नहीं देगा तो ये नहीं आ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अस्थायी तौर पर न्यायाधीशों की पूर्ति करने के लिए एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकता है। कैसे करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेगा और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाई कोर्ट के किसी ऐसे जज से जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, उसकी सहमति से और उस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की सहमति से उस जज से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने की रिक्वेस्ट कर सकेगा, क्योंकि उसके अधीन नहीं है ना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अलग कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अलग कोर्ट है। तो ये एडहॉक जजेस की बात है। अब मान लो, क्योंकि चीफ जस्टिस की सहमति से ही जाएगा, जज तो तैयार रहते हैं हमेशा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठने का मौका मिलता है, इससे लिंक भी बन जाता है बाद में जाने का। तो अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मना कर दे, बोले यार ऐसा मत करो माई बाप, मेरे यहाँ भी जजेस बहुत कम है, अगर इनको उठा ले जाओगे तो मेरे यहाँ भी पेंडेंसी कई लाख की, 50 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, सारे प्रदेशों के हाई कोर्ट मिला लें तो 50 लाख लगभग केसेस पेंडिंग है। तो वो मना कर दे कि नहीं ऐसा मत करो। तब क्या होगा? तब एक तीसरी व्यवस्था है, और वो है उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 128। इसका मतलब यह है कि अगर जो प्रेजेंट में कार्य करने वाले जजेस हैं हाई कोर्ट में, उनको एडहॉक जज के रूप में अगर बुलाया जा रहा है, वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है क्योंकि जजेस की सीटें फुल हैं, सारे जजेस अपॉइंटेड हैं। तो अगर जजेस की संख्या नहीं है और उन्हें बुलाना है, तो अगर एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट संभव नहीं है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सहमत नहीं दे रहे हैं, नहीं चाहते हैं, वहाँ भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो एक अगला तरीका है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है और कार्य करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है। कैसे की जाएगी? इसी पर क्वेश्चन आता है। सीजीआई यानी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा, सीजीआई द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। यहां भी यह राष्ट्रपति से पहले से ही सहमति ले लेगा और राष्ट्रपति से सहमति लेने के बाद ही वो कदम बढ़ाएगा। क्या कदम बढ़ा सकता है? सीजीआई द्वारा उपस्थिति की जाएगी यानी नियुक्ति की जाएगी 2 तरीके से। पहला, सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उसकी सहमति से, सहमति जरूरी है, उसकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट में बैठने व कार्य करने का अनुरोध, रिक्वेस्ट किया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा? जो भी रिटायर्ड जज है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, सीजीआई भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले लेगा। समझते चलना इन सब बातों को, इसलिए 2 बार रिपीट भी कर दे रहा हूं। सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले लेगा, राष्ट्रपति से पहले से ही सहमति ले लेगा कि हम ऐसा चाहते हैं, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज से, किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से, रिटायर्ड जज से उसकी सहमति लेकर कि वो सुप्रीम कोर्ट में और बैठकर कार्य करना चाहता है या नहीं, उसकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने की रिक्वेस्ट कर सकेगा, अनुरोध कर सकेगा। अब मान लो उसने मना कर दिया, बोले नहीं अब नहीं आएंगे काम करने। भाई न्याय करना आसान कार्य नहीं है। न्यायाधीश बनना एक इच्छा शक्ति है, एक महत्वाकांक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना जाए। लेकिन एक बार जज बनने के बाद फिर वो इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, सर्वोच्च स्तर पर बैठे हैं, जो डिसीजन देंगे वही न्याय होगा, वही वर्षों वर्षों तक न्याय के रूप में दर्ज होगा। इसलिए कहीं गलती ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। अब तक केसेस नीचे से लेकर के हाई कोर्ट से आ चुके हैं। विधि और कानून के विषय पर छानबीन करनी है, जांच पड़ताल करना है, केस के एक एक पहलू को बड़ी गंभीरता से पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा ना, समझना है। जो वकीलों ने तर्क दिए हैं, वकीलों ने जो एविडेंस दिए हैं,
उन एविडेंस को समझना पड़ेगा। तो इन सारी बातों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो इतना कंसंट्रेशन लेवल कहाँ होगा? कंसंट्रेशन तो आपका नहीं होता। 2 घंटे की क्लास में आप नहीं कंसंट्रेट हो पाते भाई, कंसंट्रेशन तो आपका नहीं रहता। अभी इतना पढ़ाने के बाद जब मैं अंत में चैट ऑन करूंगा तो मैसेज की भरमार हो जाएगी, सर ये दोबारा पढ़ा दो, सर ये फिर से पढ़ा दो, सर इसको फिर से समझा दो, जबकि 2-2 3-3 बार समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसे चैट की भरमार हो जाएगी, सर ये फिर से समझा दो, सर ये फिर पढ़ा दो। क्यों? कंसंट्रेशन है ही नहीं है। तो जब आपकी इस 20 साल 22 साल की उम्र में कंसंट्रेशन नहीं है तो उनकी उम्र तो 65 साल से ज़्यादा है। उनके लिए तो और चैलेंज है। आपके लिए तो हालांकि करियर का प्रश्न है, क्योंकि आप कंसंट्रेट होगे तो आपका करियर बनेगा, आपका भविष्य बनेगा। आपके लिए महत्व ज़्यादा है कंसंट्रेशन का, लेकिन इसके बावजूद भी आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो कंसंट्रेट होकर। बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे बैकएंड टीम मुझे बताती है कि आप तो अपना चैट ऑफ कर देते हैं लेकिन बच्चे चैट में शुरू रहते हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब कि आपके पास टारगेट नहीं है, इसका मतलब है कि आप सिविल सेवा में जाना नहीं चाहते हो, केवल एक तमगा लगाना चाहते हो कि हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। कोई पूछेगा अब पढ़ा था, सिविल सेवा की तैयारी की थी। कंसंट्रेशन लूज है आपका, नहीं है, वीक है, खराब है। ये तो जब 20-22 साल में ये हालात हैं, जहां आपके भविष्य का सवाल है, नहीं नौकरी मिलेगी तो क्या कमाओ, क्या खाओगे, कैसे गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करोगे? क्योंकि हर व्यक्ति एक गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है ना। गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करने का आशय है कि पोषण युक्त आहार मिले, अच्छी जो जीवन शैली है, अच्छी जीवन शैली मिले। कब हो पाएगा? जब आय के स्रोत अच्छे होंगे। तो एनीवे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो मना कर देगा, नहीं 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 65 साल के बाद अब नहीं, बहुत हो गया। इतने कंसंट्रेशन से पूरे के इतने मोटे मोटे फाइलें आती हैं, एक एक केस की इतनी मोटी मोटी फाइल आती है। जजेस बड़ी मेहनत करते हैं, इतनी इतनी मोटी मोटी फाइल को पढ़ना। यहाँ आप अपनी एक किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1.5-2 घंटे में जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इतनी मोटी फाइल पढ़ना, घंटों घंटों जो वकील बहस कर रहे हैं उनको केयरफुली सुनना, एक एक शब्द सुनना, नोट करना। जज नोट करते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट बहस होती है, जो इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं, फिर जाकर के फैसला सुनाते हैं। मना कर देता है सुप्रीम कोर्ट का जज कि नहीं आएंगे। अब रिटायर्ड जज ने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट की नहीं आएंगे, तब क्या करेगा? या दूसरा ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उसकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा, अथवा उसने मना कर दिया, अथवा किसी हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य है, उसकी सहमति से उच्चतम न्यायालय में बैठने, सुप्रीम कोर्ट में बैठने एवं कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं आ रहा है तो फिर हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को पकड़ा जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 62 ईयर्स है, 62 साल है। तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को पकड़ेंगे, हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से कहेंगे, लेकिन ऐसे जज से जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रह करके रिटायर हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है। ऐसे जज से उसकी सहमति ली जाएगी, अगर वो आना चाहता है तो उसकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। अब जो ऐसे न्यायाधीश हैं, यहीं पर लिखो, जगह कम है मैं बोल के लिखा रहा हूं, ऐसे न्यायाधीशों को यहीं नोट करके लिखो, या इसी में लिखो आगे, ऐसे न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति, ऐसे न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उनके निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय माने जाएंगे। उनके निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय माने जाएंगे। किंतु उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कहा जाएगा जब ऐसा काम करेंगे, क्योंकि रिटायर्ड जज हैं। किंतु उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ऐसा काम करने के दौरान उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। इनके पारिश्रमिक सैलरी नहीं मिलेगी, एक फिक्स पैसा मिलेगा। इनके पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। इनके पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति बताएगा कि कितना पैसा मिलेगा काम करने पर। यह हो गया सुप्रीम कोर्ट के पूरे गठन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है। अब सुप्रीम कोर्ट कार्य कैसे करता है, उसे क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए सर्वोच्च अधिकार है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये सर्वोच्च अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन। तो क्या है उच्चतम न्यायालय का ज्यूरिसडिक्शन, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार? उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यह संविधान का संरक्षक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, संविधान का संरक्षक कौन है, आईएएस में पूछा गया था। तो उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है।
उच्चतम न्यायालय हमारे देश में मूल अधिकारों का संरक्षक है और इस रूप में वह देश के सर्वोच्च न्यायालय की हैसियत से कार्य करता है। इस सर्वोच्च न्यायालय की हैसियत से कार्य करते हुए इसकी शक्तियों को, इसके अधिकार क्षेत्र को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। कैसे कैसे इसके अधिकार क्षेत्र अलग अलग रूपों में परिभाषित किए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला जो अधिकार क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो है अभिलेख न्यायालय के रूप में। एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अब इसका अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ क्या है, इसे समझो, फिर लिखाता हूं। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह है, अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह नहीं है कि इसका अभिलेख रखा जाएगा। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों का भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और जब भविष्य में इन्हें साक्ष्य के रूप में प्रयोग करना होगा तो इन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाहियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, ये निर्णय भविष्य के लिए एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर, साक्ष्य के रूप में, सबूत के तौर पर सुरक्षित रखे जाएंगे, और जब इन्हें कहीं सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा तो इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिन न्यायालयों में यह गुण होता है ऐसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। हमारे देश में दो प्रकार के न्यायालयों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है। एक हाई कोर्ट है राज्यों के लिए और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश के लिए। अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों का हम रिकॉर्ड रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की, जिससे कि भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सके, एविडेंस के रूप में यानी सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सके, और जब इन्हें साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाए यानी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इनको कहीं चुनौती न दी जा सके, यानी इन्हें मानना ही पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई अभिलेख न्यायालय के रूप में। जैसे ही कोई न्यायालय अभिलेख न्यायालय बनता है, उस न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार मिल जाता है। अवमानना, कंटेम्प्ट। जैसे ही कोई न्यायालय अभिलेख न्यायालय बनता है, वैसे ही उस न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार मिल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है और इसलिए इसे दंड देने का भी अधिकार होगा इसकी अवमानना के लिए। अवमानना का अर्थ क्या होता है? कंटेम्प्ट का अर्थ क्या होता है? कंटेम्प्ट को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट को परिभाषित नहीं करता है। इसके लिए संसद ने कानून बनाया है, कोका 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 बनाया है। सान्याल समिति बनाई गई थी, उस सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर, सान्याल समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर 1971 में संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम बनाया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया है, और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में न्यायालय की अवमानना को डिफाइन किया गया है। यहां पर इस कानून में कंटेम्प्ट को दो रूपों में डिफाइन किया गया है। एक है सिविल अवमानना, सिविल कंटेम्प्ट, और दूसरा है दांडिक अवमानना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो यह अधिनियम कंटेम्प्ट को दो रूपों में डिफाइन करता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट तब बनता है, सिविल अवमानना तब बनती है जब कोई भी व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करता है, न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता है, तब सिविल अवमानना कहा जाता है। या वह न्यायालय में शपथ लेकर के झूठ बोलता है, क्योंकि न्यायालय में कोई भी बात कही जाती है तो शपथ लेकर कही जाती है ना, कोई गवाही देने आता है, कोई दस्तावेज पेश करता है। तो अगर कोई न्यायालय में इस तरीके से झूठ बोलता है, शपथ लेकर के गलत बयानी करता है, तो इसे सिविल अवमानना कहा जाएगा। तो एक तो सिविल अवमानना हो गई, दूसरा दांडिक अवमानना होती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? दांडिक अवमानना क्या होती है? दांडिक अवमानना को परिभाषित करते हुए कहा गया कि ऐसी कार्यवाहियां, जैसे जब कोई व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, या न्यायालय के निर्णयों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, या न्यायालय की निंदा करता है, न्यायालय के प्राधिकार को कम करने की नियत से न्यायालय की निंदा करता है, आलोचना करता है, जो सत्य पर आधारित नहीं है, तो ऐसे कार्यों को क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहा जाएगा, ऐसे कार्यों को दांडिक अवमानना कहा जाएगा। ये जो सिविल अवमानना या दांडिक अवमानना है, यह इस नेचर के आधार पर न्यायालय तय करेगा कि कौन सी अवमानना बन रही है, और जब भी न्यायालय के अवमानना के मुकदमे चलाए जाएंगे तो 6 माह की कैद, मैक्सिमम, या 2000 रुपए जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तो 2000 रुपए तक मैक्सिमम जुर्माना, 1 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक मैक्सिमम जुर्माना लगाया जा सकता है, या 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, या दोनों दंड दिया जा सकता है। अब विगत वर्षों में न्यायालय की अवमानना विवादों के केंद्र में रहा है। न्यायालय की अवमानना विवादों के केंद्र में क्यों रहा है? न्यायालय की अवमानना विवादों के केंद्र में इसलिए रही है क्योंकि न्यायालय की अवमानना के कभी कभी दुरुपयोग के सवाल उठते रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे इस बात को। जैसे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं मार्कंडे काटजू, काफी सुर्खियों में रहते थे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में, एक मामले में फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति को, हाई कोर्ट ने, केरल का मुकदमा था, केरल हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी मौत की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा सुनाई। जब सुप्रीम कोर्ट आया मुकदमा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मुकदमा क्या था? एक लड़की का चलती ट्रेन से रेप करने की कोशिश की गई। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगा दी, लड़के ने भी छलांग लगा दी, और लड़की का रेप हुआ और मर्डर हुआ। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने मृत्युदंड की सजा दी, हाई कोर्ट ने भी मृत्युदंड की सजा दी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मृत्युदंड की सजा की अपील हुई कि भाई नहीं चाहिए मौत की सजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। जब मार्कंडे काटजू ने यह फैसला देखा, तो उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही नहीं है, इसके लिए मृत्युदंड ही सही निर्णय है। अब ये तब भारतीय दंड संहिता थी, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गई। वो भारतीय दंड संहिता की धाराओं की टेक्निकलिटीज पर डिपेंडेंट है, मैं उस टेक्निकलिटीज में नहीं ले जाना चाह रहा। तो मार्कंडे काटजू ने लिखा कि केरल हाईकोर्ट का फैसला सही था, उसे पलटने की आवश्यकता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब देखा कि उन्होंने फेसबुक पर लिखा, तो उन्होंने मार्कंडे काटजू को सम्मन भेजा कि आपने मेरे निर्णय की आलोचना कैसे की, आप आइए और न्यायालय में उपस्थित होइए और स्पष्ट कीजिए कि हमने कैसे निर्णय गलत सुनाया। तो भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मन था अपने ही रिटायर्ड जज के खिलाफ, जो सीनियर जज होकर के रिटायर हुए, यानी कुछ दिन और कार्यकाल होता तो सीजीआई भी बन जाते। तो मार्कंडे काटजू आए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपने तर्क रखे कि भाई इस कारण से मृत्युदंड ठीक था। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसने निर्णय सुनाया था और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नहीं, आपकी राय ठीक नहीं है, मेरी राय ठीक है। क्योंकि कुछ जज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वता प्रदर्शित करने लगते हैं, अपने को बहुत ज़्यादा विद्वान मानने लगते हैं कि मैं कानून की नहीं व्याख्या कर रहा हूँ, बिना मतलब, यहाँ बिना मतलब व्याख्या थी, मृत्युदंड सही था और मिलना चाहिए था। मैं मार्कंडे काटजू के साथ हूँ इस मामले में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूँ, इसलिए आपने हमारा समय बर्बाद किया। तो मार्कंडे काटजू ने कहा हमने कहाँ बर्बाद किया, तुमने बुलाया था, हमने तो फेसबुक पे लिखा था, हमने थोड़ी कहा तुम मुझे बुला लो, तुम फेसबुक पर भी पूछ सकते थे, फोन पे भी बात कर सकते थे। तो यहाँ तो तुमने मुझे बुला लिया ना, समय तुमने अपना खुद बर्बाद किया, मैंने कहाँ बर्बाद किया तुम्हारा समय। सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए, बोले माफी मांगो, नहीं तो अवमानना का मुकदमा चलेगा। अब जूनियर जज सीनियर जज से कह रहा है माफी मांगो, सीनियर जज होकर रिटायर हुए थे मार्कंडे काटजू। तो मार्कंडे काटजू ने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ। यानी आप कल्पना करो इसे कि अगर मार्कंडे काटजू जज रहे होते और ये केस मार्कंडे काटजू की बेंच में आता, तो उसको मृत्युदंड मिलता, उसको मौत की सजा मिलती। लेकिन दूसरे जज की बेंच में चला गया, उसकी निगाह में मौत की सजा ठीक नहीं थी, इसने मौत की सजा हटा करके आजीवन कारावास कर दिया। न्याय देने में भी बड़ा कैलकुलेशन है। अगर इस नजरिए से सोचो तो लगता है कि हे भगवान क्या हो रहा है, लेकिन इतना मत सोचो, जाने दो, बस पढ़ाई करो, जब बड़े हो जाना तब सोचना, अभी नहीं, अभी पढ़ लो। तो नतीजा ये हुआ कि मार्कंडे काटजू ने माफी मांगने से मना कर दिया। जब मार्कंडे काटजू ने माफी मांगने से मना कर दिया, तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्यवाही शुरू कर दी अपने ही रिटायर्ड जज पर, एक निर्णय पर कमेंट करने के लिए। कमेंट करने का अधिकार तो है ही हमें, अपने ही निर्णय, अपने ही जज पर एक निर्णय पर कमेंट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा शुरू कर दिया, न्यायालय की अवमानना का मुकदमा शुरू कर दिया कि आपने हमारी न्यायालय की गरिमा को गिराया है, आप पर मुकदमा चलेगा, जेल भेजा जाएगा। फिर मामला बढ़ता देख मार्कंडे काटजू ने लिखित माफीनामा लिख करके भेजा, और वो लिखित माफीनामा फिर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और उस केस को बंद कर दिया। ये तो गलत बात है। आप जो निर्णय दे रहे हैं उस पर आम आदमी कमेंट भी नहीं करे, उस पर टिप्पणी भी ना करे, ये तो अजीब सी चिंता की बात है। ये देश को किस न्यायिक तानाशाही के युग में ले जाना चाहते हैं। तो न्यायालय की अवमानना ऐसे ही भय पैदा करने वाली अवधारणा है लोगों के बीच। हम भी न्यायालय के बारे में बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक मंच है बोलने का, तो सोच समझ कर वक्तव्य देना पड़ता है, वरना पता चला कि बोले कि अवमानना कर दी तुमने। अब लोग पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी अवमानना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोगों को कौन समझाए कि हम तो जो घटित हो चुका है, जो घट चुका है, उसके बारे में केवल तथ्यों का वर्णन कर रहे हैं। अवमानना थोड़ी करना, बताना नहीं चाहिए लोगों को जानने का हक नहीं होना चाहिए कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या घट चुका है। लेकिन क्या भरोसा इसका दिमाग घूम जाए और बोले नहीं नहीं नहीं, बुलाओ, न्यायालय की अवमानना कर रहा है। तो न्यायालय की अवमानना ने हमारे देश में न्यायिक सुधारों पर होने वाले चिंतन पर विराम लगा दिया है। क्योंकि हम जब न्यायिक सुधार पर चिंतन करेंगे तो न्यायालय की कमियां पहले प्रकट करेंगे कि भाई ये कमी है, तब उस कमी पर सुधार के लिए हम अपना क्या तरीका होना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तब इस पर चर्चा होगी। लेकिन न्यायालय की अवमानना के डर के कारण सार्वजनिक मंचों पर न्यायिक कमियों, न्यायिक कमजोरियों की आलोचना पर चर्चा नहीं होती और सुधार के लिए इसलिए कदम नहीं उठाए जाते। यही कारण है कि कुछ लोगों ने विगत वर्षों में यह तर्क देना शुरू कर दिया कि भारत में न्यायालय की अवमानना को समाप्त कर देना चाहिए। यह तर्क दिया जाने लगा कि न्यायालय की अवमानना को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह संकल्पना पहले ब्रिटेन में जन्मी थी, ब्रिटेन में खत्म हो गई, अमेरिका में खत्म नहीं है, तो भारत में भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या न्यायालय की अवमानना खत्म कर दी जाए? नहीं, न्यायालय की अवमानना को समाप्त करना अच्छा विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। गुजरात का केस है, नाडियाड तहसील का है, और गुजरात में एक जज साहब थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, बड़े एफिशिएंट जज थे। पुलिस वालों को उन्होंने नाको चने चबा रखे थे, क्योंकि पुलिस समय पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, सबूत लाएगी, तभी तो जल्दी फैसला होगा। पुलिस न तो समय पर इन्वेस्टिगेशन करती है, न सबूत लाती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देती है। जैसे देखो कोलकाता वाले मामले में, वहाँ के कोलकाता पुलिस कमिश्नर की बदमाशी है, 100% बदमाशी है, 100% पुलिस की मिली भगत है।
100% पुलिस की मिलीभगत है इसमें। पुलिस वालों के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए और उसमें उन पुलिस वालों को भी अरेस्ट करना चाहिए, सीबीआई को, जो पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, सबूत मिटाने के लिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, सबूतों के साथ हेराफेरी करने के लिए, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई को ऐसे पुलिस वालों को आइडेंटिफाई करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जो पुलिस कमिश्नर है उसको तो दिल्ली लाके पूछताछ करनी चाहिए, जो कोलकाता का पुलिस कमिश्नर है। सबसे बदमाश आदमी वही है, क्योंकि अगर वो चाहता तो सबूतों के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं होती, जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई। तो पुलिस वाले कम बदमाशी नहीं करते पैसा खा करके, या अपने राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए, या तरह तरह के उनके नेक्सस है पुलिस वालों के, अपराधियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ तरह तरह के नेक्सस है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट कहती है। एन वोहरा भारत सरकार के गृह सचिव थे, उन्होंने कहा है ये कि इन लोगों के करप्ट नेक्सस है अपराधियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ, सबके साथ, अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के साथ। तो वोहरा कमेटी पर एक छोटा सा वीडियो हमने बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, ये सबको जानना चाहिए इस देश में वोहरा कमेटी ने क्या क्या कहा था हमारी इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो अब जब जज साहब पुलिस वालों को तंग करने लगे, नहीं कोई डेट नहीं मिलेगी, सबूत लेकर आओ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दो, चार्जशीट दायर करो, नहीं लेकर आते थे तो पुलिस वालों को खूब फटकार लगाते थे, तुम्हारे खिलाफ एक्शन के लिए लिख दूंगा, इनएफिशिएंट लिख दूंगा। पुलिस वाले बड़े तंग आ गए, बोले यार ये जज बहुत परेशान करता है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब देखो, जज साहब रात में घर में सो रहे थे, पुलिस वाले पहुंचे और जज साहब को उठा लिया। मैं पुलिस की आलोचना क्यों कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि पुलिस ने ऐसी हरकतें की हैं इस देश में। पुलिस वाले रात में जज साहब के घर पहुंचे और जज साहब को किडनैप कर लिया, उठा लिया। जज साहब को रात भर थाने ले आया गया, थाने रात भर उनको रखा गया, उनको जबरन शराब पिलाई गई, शराब वगैरह नहीं पीते थे जज साहब, सात्विक आदमी थे। जज साहब को जबरन शराब पिलाई गई, रात भर उन्हें थाने में जबरन जगाए रखा गया, और सुबह जब हुई तो उन्होंने पुलिस वालों ने उनको जूतों की माला पहना करके और आसपास जो पुलिस थाने के आसपास का इलाका था वहां परेड करा दी, गधे पर बिठा करके। ये तो बहुत बड़ी बदतमीजी थी पुलिस वालों की, बहुत बड़ी बदतमीजी थी। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके से भय दिखा करके, यानी और न्यायाधीशों के मन में भय पैदा हो जाए जिससे पुलिस का, और पुलिस जो कहे उसी को सही मान लिया जाए और न्याय को दुष्प्रभावित किया जाए। पुलिस वाले बड़े लोगों से, अमीर लोगों से पैसा लेते रहे और पैसा लेकर के वो न्याय को प्रभावित करते रहे, इसका तो यही मतलब हुआ, क्योंकि न्यायाधीशों के मन में भय पैदा हो पुलिस का। जब ऐसी दुर्घटना घटी तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई फिर ऐसे पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस वालों ने यह तर्क दिया कि भाई जिसके साथ ये घटना घटी है उन्हीं को वही सजा दें। वो सजा दे नहीं सकते क्योंकि उनको न्यायालय की अवमानना में सजा देने का अधिकार नहीं है। न्यायालय की अवमानना में सजा या तो हाईकोर्ट देगा या सुप्रीम कोर्ट देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस देश में न्यायपालिका की शुचिता बनाए रखना हमारा काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसलिए अगर देश में किसी भी न्यायपालिका के साथ, किसी भी न्यायालय के साथ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय के साथ कोई इस प्रकार की घटनाएं करेगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना मान लेगा, क्योंकि देश की न्यायपालिका की अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए दंड देगा। इस एक घटना से मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर न्यायालय की अवमानना को हम खत्म कर देंगे तो हमारे यहाँ न्याय को गलत तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, और जिला स्तर पर तो ऐसा अवश्य होगा, अवश्य होगा, क्योंकि गुंडागर्दी है ना लोकल लेवल पर, पुलिस वालों की है, वकीलों की है ना, वकीलों का अपना नेक्सस है, वो झूठी चिट्ठी लिख देते हैं जज के खिलाफ, हाईकोर्ट जांच बैठा देता है, बेचारे जज डरे सहमे काम करते हैं, जो लोअर कोर्ट के, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, बड़े दबाव में काम करते हैं, वो बहुत दबाव में काम करते हैं, क्योंकि लोकल पुलिस वालों का बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। हमारे एक मित्र हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं बिहार में, तो एक बार वो मुझे बता रहे थे कि एक केस बड़ा पुराना केस था, सिविल मुकदमा था, और सिविल मुकदमे में जो वकील साहब थे वो भी 76-70 साल के वकील साहब थे। तो उन्होंने कहा उनसे कि वकील साहब आप भी देख रहे हैं ये केस करीब 2.5-3 दशकों से पेंडिंग है, कोई मतलब नहीं है, आप बहस कीजिए और हम तैयार हैं सुनने के लिए, खत्म कीजिए इसको, क्यों डेट पे डेट लिए जा रहे हैं। वकील साहब नाराज हो गए, वो बोले मुझसे, बोले वकील साहब मेरे ऊपर नाराज हो गए, बोले जज साहब आप अपनी सीमा में रहिए, मुझे मत बताइए वकालत कैसे की जाती है, मुझे पता है वकालत कैसे की जाती है, आप केवल अपना काम कीजिए। तो ये लोकल लेवल पर वकीलों की ये दबंगई है। ऐसे परिवेश में कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर न्यायालय की अवमानना जैसे कॉन्सेप्ट को हटा दे तो हमारे यहाँ की न्यायपालिका बेहतर तरीके से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो अगर न्यायपालिका को बेहतर तरीके से काम करना है तो न्यायालय की अवमानना हमारे यहाँ जरूरी है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय को स्वयं संयम का परिचय देना होगा, न्यायालय को स्वयं संयम का परिचय देना होगा। तो लिखो अभिलेख न्यायालय के रूप में लिखो, फिर ये दोनों बातें लिखाता हूँ इसे, लिखो पहले अभिलेख न्यायालय के रूप में लिख लो, आर्टिकल 129 में लिखो उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियां भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जाएंगी। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियां भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जाएंगी, और ऐसे समय में, यानी जब साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाएंगी, और ऐसे समय में उन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी, और ऐसे समय में उन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी, ऐसे समय में उन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी। चेंज करके लिखो, इस प्रकार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इस प्रकार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसे अपनी अवमानना के लिए
और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा। अब हेडिंग लिखो न्यायालय की अवमानना। हेडिंग लिखो न्यायालय की अवमानना। लिखो न्यायालय की अवमानना संविधान में परिभाषित नहीं है। न्यायालय की अवमानना संविधान में परिभाषित नहीं है। सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर, सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 संसद के द्वारा पारित किया गया, संसद के द्वारा पारित किया गया या निर्मित किया गया। और इस अधिनियम में, और इस अधिनियम में अवमानना को, इस अधिनियम में अवमानना को निम्नलिखित दो रूपों में परिभाषित किया गया। अवमानना को निम्नलिखित दो रूपों में परिभाषित किया गया। पहला, सिविल अवमानना। सिविल अवमानना, न्यायालय के निर्णयों की जानबूझकर अवहेलना करना, न्यायालय के निर्णयों की जानबूझकर अवहेलना करना, या न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र का उल्लंघन करना, न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र का उल्लंघन करना सिविल अवमानना कहलाता है। सिविल अवमानना कहलाता है। दूसरा लिखो दांडिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दांडिक अवमानना लिखो। न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना, न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना, या निर्णयों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करना, न्यायालय के निर्णयों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करना, या न्यायालय की निंदा करना, न्यायालय की निंदा करना, या उसके प्राधिकार को कम करना, या उसके प्राधिकार को कम करना दांडिक अवमानना कहलाता है। दांडिक अवमानना कहलाता है। पैरा चेंज करके लिखो। अवमानना के लिए, अवमानना के लिए अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना, अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना, या अधिकतम 6 माह का कारावास, या अधिकतम 6 माह का कारावास, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अब लिखो समीक्षा। समीक्षा लिखो। विगत वर्षों में न्यायालय की अवमानना आलोचना के केंद्र में रही है। विगत वर्षों में न्यायालय की अवमानना आलोचना के केंद्र में रही है, क्योंकि यदाकदा इसके दुरुपयोग के उदाहरण उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि यदाकदा इसके दुरुपयोग के उदाहरण उत्पन्न हुए हैं, और इसने लोगों में भय उत्पन्न किया है। इसने लोगों में भय उत्पन्न किया है, जिसने न्यायिक सुधारों पर होने वाली चर्चा को बाधित किया है, जिसने न्यायिक सुधारों पर होने वाली चर्चा को बाधित किया है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि ब्रिटेन की भांति भारत में भी इसे समाप्त कर देना चाहिए। ब्रिटेन की भांति भारत में भी इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन में जन्मी थी। पैरा चेंज करके लिखो। भारत की परिस्थितियां ब्रिटेन से भिन्न है। भारत की परिस्थितियां ब्रिटेन से भिन्न है। भारतीय परिवेश में, भारतीय परिवेश में न्यायालय के सुचारू तरीके से कार्य करने के लिए, उचित तरीके से, अच्छे तरीके से, भारतीय परिवेश में न्यायालय के सुचारू तरीके से कार्य करने के लिए यह संकल्पना आवश्यक है। यह संकल्पना आवश्यक है। किंतु इसका दुरुपयोग न हो सके, किंतु इसका दुरुपयोग न हो सके, इसके लिए न्यायालय को स्वयं संयम का परिचय देना होगा। न्यायालय को स्वयं संयम का परिचय देना होगा। तो ये हो गया पहला क्षेत्राधिकार, हो गया न्यायालय की अवमानना को लेकर के। अब अगला जो क्षेत्राधिकार है वह है आरंभिक क्षेत्राधिकार।
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131। सामान्यतः ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे मामले आते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में सीधा मुकदमा दायर होता है। तो सीधे मुकदमे तो जैसे मूलाधिकारों के मुकदमे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट तो बताएंगे आपको। जैसे अगर किसी के मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये बात आर्टिकल 32 में लिखी गई है, हम लोग जब मूलाधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 131 ये कहता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच अगर किसी तरीके का विवाद है तो ऐसे विवाद ही सुप्रीम कोर्ट में सीधे दायर किए जा सकेंगे, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आती हैं। ये अपीलीय न्यायालय है, ये आरंभिक क्षेत्राधिकार नहीं रखता सामान्यतः, इसका आरंभिक क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। यानी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मुकदमे बहुत कम फाइल हो सकते हैं, न के बराबर है। कौन से मुकदमे फाइल हो सकते हैं डायरेक्ट मुकदमे? वो आरंभिक क्षेत्राधिकार बताता है। वो कहता है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित वाद आएंगे। वाद यानी मुकदमे। पहला, भारत सरकार या भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य अगर किसी बात पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच मुकदमा है, जैसे एक बड़ा करंट एग्जांपल है, अभी कल का एग्जांपल है, कल भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया। कल भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर मुकदमा दायर किया। क्या मुकदमा दायर किया? पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जो हॉस्पिटल है, पहले तो पुलिस ने हॉस्पिटल का जो क्राइम स्पॉट है उसको सुरक्षा नहीं दी, नष्ट हो जाने दिया, या यूं कहें कि जानबूझकर नष्ट करवाया। मैं तो यही कहूंगा जानबूझकर नष्ट करवाया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है इस मामले को लेकर के। पुलिस वालों के ऊपर भी विशेषकर जानबूझकर नष्ट करवाया पुलिस वालों ने, वरना पुलिस चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की भर्ती का एग्जाम हुआ, सिपाहियों की भर्ती का। इसके पहले जब एग्जाम हुआ तो पेपर आउट हो गया। पेपर आउट होने में इसके बाद फिर जबरदस्त धरपकड़ की गई यूपी में, यूपी के बाहर। और इस बार एग्जाम हुआ, 48 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम कहीं नहीं होता विश्व में, जहां 48 लाख लोगों ने एग्जाम में बैठकर एग्जाम दिया हो। लगभग 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, एक भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता। कहावत है, परिंदा पर भी नहीं मार सकता। यानी अगर पुलिस चाह ले तो एक अपराध नहीं हो सकता। इस बार पुलिस ने चाहा, क्योंकि योगी जी की सख्त हिदायत थी, थोड़ी भी लापरवाही, इमीडिएट सस्पेंशन या बर्खास्तगी, इमीडिएट सस्पेंशन, और नहीं तो बर्खास्तगी, सीधे बर्खास्तगी। और भय इतना था, मैंने लोगों से बातचीत की तो अधिकारियों ने बताया कि भय इतना था इस बात का कि अधिकारी एक दूसरे से अगर उस समय प्रोटोकॉल है कि नहीं मिल सकते तो परिचित होने के बाद भी दूर खड़े रहेंगे। जब उस समय सीमा बीत जाएगी तो आकर के हलो हाय और दोस्ती निभाएंगे। ये प्रोटोकॉल, ये भय, ये भय, बिना भय के न्याय और कानून व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। जब तक भय नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती, तब तक न्याय लोगों को नहीं मिल सकता। भय ही वह साधन है जिसके माध्यम से लोग अपराध करने से डरते हैं। भय ही वह साधन है जिसके माध्यम से लोग न्याय को लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, ये एग्जाम पूरी तरीके से लीक प्रूफ हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये एग्जाम कंडक्ट करा के जो मॉडल पेश किया वो अपने आप में अद्वितीय है, अद्वितीय। इसके पहले नहीं था, इसके पहले परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। क्यों? क्योंकि पुलिस ने वो सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन इस बार एक एक चीज मॉनिटर हो रही थी डीजीपी ऑफिस से, एक एक चीज मॉनिटर हो रही थी, और छोटी छोटी चीज मॉनिटर हुई है। मैं आपको पब्लिकली ऐसे एग्जाम्पल अब नहीं दे सकता, लेकिन छोटी छोटी चीज मॉनिटर हुई है। आपको अगर बताएं तो आपको लगेगा अरे बाप रे ऐसा था। छोटी छोटी चीज मॉनिटर हुई है, और उसका नतीजा ये है कि जिसे कहते हैं परिंदा पर भी नहीं मार सकता। इतने बड़े 48 लाख पॉपुलेशन है बहुत सारे देशों की, बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन है 48 लाख, जितने लोगों ने हमारे यहाँ बैठ करके एग्जाम दिया, लेकिन एक भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। पूरे प्रदेश में एक भी गड़बड़ी नहीं हुई। तो अगर कोलकाता की पुलिस चाहती तो हुजूम क्या, एक आदमी एंटर नहीं कर सकता था क्राइम स्पॉट पर, एक आदमी नहीं जा सकता था। लेकिन जानबूझकर क्राइम स्पॉट को नष्ट होने दिया गया जिससे सबूत मिटाए जा सकें। इसमें पुलिस कमिश्नर, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से लेकर लोकल पुलिस वाले सब शामिल है, राजनेता शामिल है, सबका पकड़ा जाना जरूरी है। बड़े लोग जल्दी नहीं पकड़े जाते, ये हमारे सिस्टम का एक सबसे बड़ा दोष है। तो जांच इस तरीके से होनी चाहिए। तो ऐसी दशा में जब हम चाहेंगे तो हम रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन इतनी सख्ती करनी पड़ती है। हालांकि लोगों को यह सख्ती बर्दाश्त नहीं होती, बहुत सारे लोग इस सख्ती से परेशान भी हैं, वो इस पर भी आलोचना करते हैं। मैंने देखा वो पुरानी बातों को लेकर के आलोचना में आ जाते हैं। अरे पुरानी गलतियां थी तभी तो ये सख्ती की गई, अब इसके बाद गलती करके दिखाओ, सीधे जेल चले जाओगे और जमानत नहीं होगी। गैर जमानती वारंट का कानून बन चुका है, जमानत नहीं होगी जल्दी। तो पुलिस अगर चाहे तो व्यवस्था बेहतर बना सकती है। तो अब मैं बता रहा था कि कौन सा मुकदमा भारत सरकार ने दायर किया। तो जब वहां पर पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाई तो न्यायालय ने आदेश दिया कि जो क्राइम स्पॉट है, जो भी टूटा फूटा बचा है, उसकी सुरक्षा सीआईएसएफ करेगी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस करेगी। अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या किया? बदमाशी देखिए, बदमाशी कहने के लिए तो एक अपराजिता कानून बना दिया, दिखावा है हाथी के दांत। बदमाशी देखिए, इस केस को प्रभावित करने के लिए सीआईएसएफ को उस हॉस्पिटल के आसपास रहने की जगह ही नहीं दी। सीआईएसएफ को जहां रहने की जगह दी गई है
जहां ठहरने की जगह, हॉस्पिटल के आसपास जगह ही नहीं है। सीआईएसएफ को जहां रहने की जगह दी गई है वहां से हॉस्पिटल आने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो ये बदमाशी है पश्चिम बंगाल सरकार की। और इसी तरीके से, ये तो मैंने एक घटना बताई, इसी तरीके से और भी कार्य। नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि जनाब, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मशीनरी अगर सपोर्ट नहीं कर रही है हमारी संस्थाओं को, सीबीआई भी केंद्रीय संस्था है, सीआईएसएफ भी केंद्रीय संस्था है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हम जांच कैसे कर पाएंगे। कल ये मुकदमा दायर हुआ है। हालांकि बेहद चिंता की बात है कि हमारे देश की राजनीति इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी असंवेदनशील है कि ऐसे विभत्स मामले पर भी न्याय दिलाने के बजाय राजनीति कर रही है, और वो भी तब जबकि वो महिला है। ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ऐसे मामले में इस तरीके की गड़बड़ी करेगी, लेकिन वो गजब की मुख्यमंत्री है वहां की। उसने तो, जब बांग्लादेश में विद्रोह शुरू हुआ था, विद्रोह की जब शुरुआत हुई थी, तो वहां की मुख्यमंत्री ने तो ये घोषणा कर दी थी कि हमारे द्वार खुले हैं, वहां से सब भागाओ, हम तुमको शरण दे देंगे अवैध रूप से। तब वहां की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने हमारे विदेश मंत्रालय को संपर्क किया कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये भारत सरकार का वक्तव्य नहीं है, ये हमारे एक लोकल नेता का वक्तव्य है, ये हमारे एक लोकल नेता का वक्तव्य है, हम बात करेंगे और इस बात पर उसको कंट्रोल करेंगे। यानी पूरी कोशिश की उस मुख्यमंत्री ने कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध खराब हो जाए। ऐसे ऐसे राजनेता हैं इस देश में जो अपने ही देश को नष्ट करने पर तुले हुए। ये घटना तो 2 महीने पुरानी घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूँ। आप न्यूज़पेपर 2 महीने पुराना उठाओगे तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच का ये मुद्दा आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, फ्रंट पेज पर था। पहला, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच अगर कोई मुकदमा है, तो मैंने एक मुकदमे का उदाहरण दिया। दूसरा, राज्य सरकारों के मध्य अगर एक राज्य से दूसरे राज्य सरकार के बीच कोई मुकदमेबाजी है, तो ऐसे मुकदमेबाजी। तीसरी बात, ऐसे वाद जिसमें भारत सरकार एवं कुछ राज्य सरकारें एक ओर हैं एवं अन्य राज्य सरकारें दूसरी ओर हैं, यानी दूसरा पक्ष है। किसी भी मुकदमे में 2 पक्ष होते हैं, एक मुकदमा दायर करता है और एक के ऊपर मुकदमा दायर होता है, 2 पक्ष होते हैं। तो अगर ऐसा मुकदमा है जिसमें भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारें एक पक्ष हैं, एक ओर हैं, एक पक्ष हैं, और बाकी राज्य सरकारें दूसरा पक्ष हैं, दूसरी ओर हैं, तो ऐसे मुकदमे भी आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे मुकदमों की सुनवाई करेगा तो ऐसे मुकदमों को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, लिखो, बोल बोल के लिखा रहा हूं। पहला पॉइंट लिखो, यानी ऐसे मुकदमे नहीं आएंगे इसके अंतर्गत। पहला पॉइंट लिखो अपवाद में, यदि ऐसे वाद या विवाद संविधान लागू होने से पहले, यदि ऐसे वाद यानी मुकदमे, यदि ऐसे वाद संविधान लागू होने से पहले की गई संधियों आदि पर आधारित हों, यदि ऐसे वाद संविधान लागू होने से पहले की गई संधियों आदि पर आधारित हों। संविधान लागू होने के पहले कुछ बातचीत की गई है, समझौता किया गया है, संधि की गई है, संविदा की गई है, तो अगर उससे कोई मुकदमा उत्पन्न होता है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा, अभी बताएंगे आगे। दूसरा पॉइंट लिखो, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद यानी अगर नदियों के जल बंटवारे से संबंधित विवाद है तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, आर्टिकल 262 में है, आगे चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट लिखो, वित्त आयोग। वित्त आयोग ब्रैकेट में लिख लो, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित, वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। वित्त आयोग इसी के बाद पढ़ेंगे, वो यूनिट आएगी। वित्त आयोग ब्रैकेट में लिखो, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित, ब्रैकेट बंद। वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न विवाद। वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न विवाद। अगला पॉइंट लिखो, वाणिज्यिक विवाद। अगर कोई वाणिज्यिक विवाद है तो, अगर कोई वाणिज्यिक विवाद है तो कमर्शियल डिस्प्यूट। अगला पॉइंट लिखो, क्षतिपूर्ति संबंधी विवाद, डैमेजेस, कंपनसेशन, डैमेजेस, क्षतिपूर्ति संबंधी विवाद। क्षतिपूर्ति का मतलब यह है कि अगर किसी की वजह से किसी को नुकसान हो गया, जैसे भारत सरकार की वजह से किसी राज्य सरकार को नुकसान हो गया, तो राज्य सरकार कहेगी भाई हमारा इतना नुकसान हो गया, इसलिए नुकसान की भरपाई करें। तो क्षतिपूर्ति का मतलब है नुकसान की भरपाई। तो अगर किसी की वजह से किसी दूसरी सरकार का नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई करने वाला विवाद, उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति का विवाद। तो ऐसे विवाद आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अपील क्या होता है, हमने बताया था आपको जब पहले दिन हमने शुरू की थी चर्चा, कल जब हमने चर्चा शुरू की थी तो हमने कहा था कि जो न्यायालय निर्णय देता है उसके निर्णय को जब ऊपर की अदालत में चुनौती दी जाती है तो उसको हम अपील कहते हैं। जैसे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया तो उसके निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इसको अपील कहते हैं। जिला न्यायालय ने निर्णय दिया, जिला न्यायालय के निर्णय को हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तो उसको अपील कहते हैं। तो नीचे की जो अदालत है उसके निर्णय को ऊपर की अदालत में चुनौती देते हैं, इसको अपील कहते हैं। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च चुनौती देने वाला न्यायालय है, यानी वहां पर सबसे अंतिम चुनौती निर्णय को वही पहुंचती है। इसका मतलब है सर्वोच्च अपीलीय अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सारी अपीलें केवल मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मानना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सब पर बाध्यकारी होते हैं, कल बताया था मैंने। तो इसको कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब कैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार वर्क करता है? संवैधानिक मामलों में अपील, आर्टिकल 132, सिविल मामलों में अपील, आर्टिकल 133, क्रिमिनल मामलों में अपील, आर्टिकल 134। अपील के लिए प्रमाण पत्र, आर्टिकल 134A। और विशेष अनुमति से अपील, स्पेशल लीव पिटिशन, SLP, आर्टिकल 136। ये इतने तरीके से अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इसके निर्णय के खिलाफ होगी, हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ होगी। हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जरूरी नहीं जाया जाए, क्योंकि जो न्यायालय निर्णय देता है उस न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तब ऊपर की अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए। तो ऊपर की अदालत में जो चुनौती दी जाएगी उसी चुनौती के आधार पर सुनवाई, उसी चुनौती के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। कैसे? आर्टिकल 132 ये कहता है कि संवैधानिक मामलों में, लेकिन अब देखो, जब अपील होती है तो अपील की कुछ शर्तें हैं। हर मामले में अपील संभव नहीं है, क्योंकि अगर हर मामले में अपील होगी तो जितने केसेस नीचे की अदालत में पेंडिंग है उतने ही केसेस ऊपर की अदालत में पेंडिंग होंगे। जितने केसेस नीचे की अदालत में है उतने ही ऊपर की अदालत में पेंडिंग होंगे। तब तो फिर मुकदमेबाजी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए अपील हर मामले में नहीं होती। अपील के लिए कुछ शर्तें होती हैं, यानी निर्णय को चुनौती देने के लिए शर्तें होती हैं। जब वो शर्तें पूरी होती हैं तभी अपील की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की क्या शर्तें होंगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 132 कहता है जब हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे कि मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न शामिल है और उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या आवश्यक है। कोई ऐसा मैटर सुन रहा है हाई कोर्ट, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट कोई ऐसा मैटर सुन रहा है, कोई ऐसा मामला सुन रहा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन, सारभूत प्रश्न, सारवान प्रश्न, संतोषजनक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। तो हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट देगा कि इस प्रश्न की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवश्यक है, और जब ये सर्टिफिकेट देगा हाई कोर्ट तभी अपील जाएगी। हाई कोर्ट सर्टिफिकेट कैसे देगा? ये आर्टिकल 134A कहता है कि अपील के लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, सर्टिफिकेट है, ये हाई कोर्ट द्वारा दी जाएगी। हाई कोर्ट देगा, स्वयं देगा या पक्षकार के आवेदन पर। कुछ मामलों में हाईकोर्ट खुद दे सकता है कि भाई ऐसा करो कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन इन्वॉल्व है और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार संविधान सुप्रीम कोर्ट को देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्या करेगा, जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। और नहीं तो अगर कोई निर्णय दिया गया और कोई पार्टी, दो पार्टी होती है, एक मुकदमा दायर करने वाली, एक जिस पर मुकदमा दायर होता है, कोई पार्टी अगर संतुष्ट नहीं है फैसले से तब फिर वो अपील में जा सकती है। हाईकोर्ट से कह सकती है कि हम अपील में जाना चाहते हैं, हमको सर्टिफिकेट दे दो। अगर हाईकोर्ट सर्टिफिकेट दे देगा तो अपील चली जाएगी। दूसरा, सिविल मामलों में, सिविल मामला जो अधिकारों से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, ये सब सिविल मामले हैं। तो सिविल मामले में इसमें भी जब हाईकोर्ट प्रमाण पत्र दे, जब हाईकोर्ट प्रमाण पत्र दे कि मामले में विधि का, कानून का सारवान प्रश्न शामिल है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन, सारवान प्रश्न शामिल है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे, ऐसा क्वेश्चन शामिल है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे। विधि का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि का सारवान प्रश्न या सारभूत प्रश्न, संतोषजनक प्रश्न, जिसको देखने से संतोष किया जा सकता है, सेटिस्फाई हुआ जा सकता है कि हाँ इसकी व्याख्या जरूरी है, ऐसा प्रश्न है। सारवान प्रश्न का मतलब है कि ऐसा प्रश्न है जिसको पढ़ने मात्र से, जिसको समझने मात्र से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये संतुष्ट हुआ जा सकता है कि इसकी व्याख्या जरूरी है। तो ऐसा प्रश्न अगर शामिल है तो उसकी व्याख्या उसकी व्याख्या करने के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और क्रिमिनल मामलों में भी अपील जा सकती है। 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों में से जब कोई भी शर्त पूरी हो तो अपील जाएगी। कौन सी शर्त है? पहला, जब हाईकोर्ट प्रमाण पत्र दे। कोई भी क्रिमिनल केस डिसाइड हुआ
और उस क्रिमिनल केस में जो सजा आदि दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट अगर प्रमाण पत्र दे कि भाई सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। या फिर दूसरी बात है, जब उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला, कोई केस मंगा लिया है और सुनवाई कर आरोपी को मृत्यु दंड दिया है, आरोपी को मृत्यु दंड दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो कोई केस जिला न्यायालय में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर सुनवाई चल रही है, अभी डिसीजन नहीं आया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मेरे पास भेजो, मुझे भेजो, तुम नहीं सुनोगे, अब मैं सुनूंगा। तो हाई कोर्ट ने केस अपने पास मंगवा लिया, हाई कोर्ट को अधिकार है, हाई कोर्ट ने केस अपने पास मंगवा लिया, हाई कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई की और सुनवाई करके जो आरोपी है उसको दोषी सिद्ध किया और उसको मौत की सजा सुना दी, उसको मृत्युदंड की सजा दे दी। तो ऐसे मामले अपने आप अपील योग्य हो जाएंगे, इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट की जा सकती है। तीसरी बात, जब हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति के निर्णय को रद्द कर आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि निचली अदालत ने, अब पहले केस में तो निचली अदालत ने अभी निर्णय नहीं सुनाया था, सुनवाई चल रही थी। अब इस दूसरे केस में निचली अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है, निर्णय सुना दिया है और निचली अदालत ने यानी जिला अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह पाया कि जिस व्यक्ति पर अपराध करने के आरोप थे वो सबूतों आदि के आधार पर दोषी सिद्ध नहीं हो रहा है, दोषी सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए निचली अदालत ने उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया है, एक्विट कर दिया है, एक्विटल का आदेश पारित कर दिया, दोष मुक्ति का आदेश पारित कर दिया कि भाई तुम पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। तो अगर दोष मुक्ति का आरोप पारित कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अपील तो जाएगी ही हाई कोर्ट, 100% जाएगी। जो दूसरा पक्ष है, अपोजिट पक्ष है, वो अपील लेकर के जाएगा। तो अगर दूसरा पक्ष अपील लेकर के हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए जो अधीनस्थ अदालत का निर्णय है, कौन सा निर्णय कि जो आरोपी है वो दोष मुक्त है, उसको रद्द कर देता है और हाई कोर्ट आरोपी को दोषी मानता है और दोषी मानकर मृत्युदंड की सजा सुना देता है, मौत की सजा सुना देता है, तब यह मामला अपने आप सुप्रीम कोर्ट में अपील के योग्य हो जाएगा, अपील के योग्य हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 134 है। अब इसके बाद आर्टिकल 134A, मैंने पहले कहा कि हाई कोर्ट जो भी सर्टिफिकेट देगा आर्टिकल 134A के अंतर्गत हमेशा अपील के लिए एप्लीकेशन दायर होगी। या तो हाई कोर्ट स्वयं अपने मर्जी से दे सकता है सर्टिफिकेट, अन्यथा जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपील के लिए एप्लीकेशन दे सकती है और हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे सकता है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील के रास्ते हैं वो बेहद तंग हैं, यानी बहुत संकीर्ण है, यानी बहुत कठोर शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तब ही सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तब भी 82,000 केसेस पेंडिंग है। इसके बावजूद भी अगर शर्तें इतनी कठोर नहीं होती तब क्या हालत होती? ये तो इतनी कठोर शर्तें हैं, तब 82,000 पेंडेंसी है इसमें। तो अपील की शर्तें कठोर हैं, हर मामले में अपील नहीं हो सकती। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति के लिए हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया और हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ है, हाईकोर्ट ने कुछ फैक्ट की अनदेखी कर दी, साक्ष्य की अनदेखी कर दी, या फैक्ट और साक्ष्य की गलत व्याख्या को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ भी, उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया, लेकिन हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, ये शर्तें वो पूरी नहीं करता, तब उसे न्याय कैसे मिलेगा? तब वो अपील कैसे करेगा? तब भी एक दरवाज़ा है, एक गेट ओपन है, वो बैक डोर है, और वो है स्पेशल लीव पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो 80% से ज़्यादा मुकदमे हैं वो इसी में आते हैं, 85-86% से ज़्यादा जो मुकदमे आते हैं वो इसी से आते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन से ही आते हैं, SLP से ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एक तरीके से SLP की प्रैक्टिस ही है, क्योंकि मैक्सिमम केसेज इसी के हैं, बाकी केसेज नाम मात्र के हैं। इसका मतलब यह है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है, जिसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ और वो इन शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरी नहीं करता, हाईकोर्ट ने उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन उसे लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में 136 के अंतर्गत एप्लीकेशन देगा। उसको स्पेशल लीव पिटिशन कहते हैं, विशेष अनुमति से अपील कहते हैं। कि इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अनुमति मांगेगा कि जनाब हमारा मुकदमा अपील के लिए उन शर्तों को पूरी नहीं करता जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। लेकिन अगर आप नज़र इनायत करें, अगर आप अपनी नज़र इस केस पर डालें, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा चलो बताओ क्या बात है, अपनी बात रखो। तो फिर वो व्यक्ति यानी उस व्यक्ति की ओर से जो वकील अपीयर होते हैं, वे उन तथ्यों को प्रकट करते हैं, उन तथ्यों के बारे में जानकारी देते हैं जहां लगता है कि उसे न्याय नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है कि इसकी बात ठीक है, तो वो परमिशन दे देता है कि चलो फिर ठीक है हम सुनवाई करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे देता है तो इसी को विशेष अनुमति से अपील कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति मिल गई,
सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति मिल गई। अब इस अनुमति के बाद हमारी अपील पर सुनवाई होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं देता है, यहीं से डिसमिस कर देता है, अनुमति नहीं देता है, तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वही अंतिम माना जाएगा, क्योंकि अपील पर सुनवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से ये स्पेशल लीव पिटिशन होती है, विशेष अनुमति से अपील दायर की जा सकती है। तो ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाद, यानी यहां पर जो आपको लिखना है, यहां मैंने नहीं लिखाया, यहां इसका मतलब यह है कि जब अपील की शर्तें पूरी ना हो, तब, जब अपील की शर्तें पूरी ना हो तब स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध। हाई कोर्ट या किसी अधिकरण, ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध एसएलपी फाइल हो सकती है। अब इसके बाद निर्णय का उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय का पुनर्विलोकन, रिव्यू ऑफ जजमेंट, आर्टिकल 137। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय का पुनः अवलोकन या पुनरीक्षण यानी रिव्यू कर सकता है, केस का नहीं, निर्णय का। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट आता है, आपने अक्सर देखा है कि जब कोई जजमेंट आता है तो लोग रिव्यू में चले जाते हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन वाला डिसीजन दिया कि भाई अनुसूचित जातियों जनजातियों में क्रीमी लेयर लागू होगा, सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, तो कुछ नेताओं ने कहा कि हम रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे। वो जनता को बेवकूफ बनाने की बातें होती, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रिव्यू में केस का रिव्यू कभी नहीं होता, नेवर नेवर नेवर। केस ओपन ही नहीं होता, कभी केस का रिव्यू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिखाया है, अगर उस जजमेंट को लिखाने में कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कहीं कोई भूल हो गई है, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, तो केवल वो सही हो जाता है, बस वो करेक्ट हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो रिव्यू का झुंझुना है, ये लोगों को दिखाया जाता है। जब केस हारता है तो वकील कहता है रिव्यू में जाएंगे, चिंता मत करो, रिव्यू में जाएंगे, पैसा ऐंठ लेता है। लोगों को पता नहीं होता क्या होता है, लेकिन वो पैसा ऐंठने वाली जो मैंने बात की, यही सही शब्द है, क्योंकि रिव्यू में कुछ नहीं होता। केवल अगर जजमेंट में कोई क्लरिकल मिस्टेक रह गई है लिखाने पढ़ने में तो होती। कभी न्यायाधीश कभी बैठते ही नहीं सुनवाई करने, इसमें न्यायाधीश कभी नहीं बैठते सुनवाई करने, बेंच में आते ही नहीं है, बेंच बैठती ही नहीं है, अपने चैम्बर में ही बैठ करके पढ़ लेते हैं, चैम्बर में ही बैठ के देख लेते हैं। तो ये निर्णय का पुनः अवलोकन है, केस का नहीं होता। एक होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, वो इससे अलग है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है, ये दोनों अलग है, इसलिए मैं इसको अलग कलर से मैंने लिख दिया। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो देखना कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन है या निर्णय का पुनर्विलोकन है। निर्णय का पुनर्विलोकन अलग चीज है, न्यायिक पुनर्विलोकन अलग चीज है। ये दिया गया है, ये यहाँ दिया ही नहीं है इस भाग में, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिया गया है, मूलाधिकारों वाले सेक्शन में दिया गया है, वहां हम इसकी चर्चा करेंगे, यहाँ इसकी चर्चा करेंगे हम जब पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कानूनों की संवैधानिकता की जांच। कानूनों की संवैधानिकता की जांच, ये न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मामलों का ट्रांसफर कर सकता है, मामलों का अंतरण, ट्रांसफर कैसे करता है सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 139 ए है, कैपिटल ए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। मामलों का अंतरण, ट्रांसफर कैसे करता है सुप्रीम कोर्ट? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में इसी मामले को ट्रांसफर कर सकता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी मामले को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे जब गुजरात में दंगों वाला केस था, तो गुजरात के कुछ लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई यहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई होगी, मुझे इस बात का संदेह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, चलो मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया केस। तो सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर कर सकता है। कैसे, किस आधार पर? ट्रांसफर का आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा से सुप्रीम कोर्ट को खुद पता लग जाए, न्यूज में देखे, समाचार पत्र पढ़े, इससे पता लग जाए, या महान्यायवादी के आवेदन पर, जो अटॉर्नी जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, या किसी पक्षकार के आवेदन पर। कोई पार्टी, दो पार्टी होती है मुकदमे में, कोई भी पार्टी, इधर पार्टी, कोई भी पार्टी आवेदन करे, एप्लीकेशन दे कि मामला ट्रांसफर होना है, तो सुप्रीम कोर्ट मामले को ट्रांसफर कर सकता है।
लेकिन इसमें एक और बात है, यह जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करे ही, ये जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक दूसरा एक्शन ले सकता है। दूसरा एक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? दूसरा एक्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लंबित, पेंडिंग यानी जो हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में लंबित किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है, जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी केस को अपने पास मंगा सकता है कि चलो मुझे मेरे पास भेजो। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? जब वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, मामले में सुनवाई कर दिशा निर्देश सहित हाईकोर्ट को मामला यानी केस, हाईकोर्ट को केस वापस कर देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई करेगा, उस केस की सुनवाई करेगा, सुनवाई करके डायरेक्शंस तय करेगा, गाइडलाइंस तय करेगा, मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा करेगा, दिशा निर्देश बताएगा और उन दिशा निर्देशों के साथ फिर हाईकोर्ट को वापस भेज देगा। अब हाईकोर्ट इस दिशा निर्देश के आधार पर सुनवाई कर निर्णय देगा। अब हाईकोर्ट अपनी मर्जी से सुनवाई नहीं करेगा, अब हाईकोर्ट उसी डायरेक्शंस के अधीन सुनवाई करेगा, उसी दिशा निर्देश के अधीन सुनवाई करेगा जो डायरेक्शंस या जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। तो ये मामलों का ट्रांसफर है, मामलों का अंतरण है। तो आज अभी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आर्टिकल 141 है, 142 है, 143 है, 139 तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। तो 141, 42, 43 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो समय चूंकि खत्म हो गया है, तो हम लोग कल 141 से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज चैट ऑन कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चर्चा हम लोग की कल जारी रहेगी। 141 से चर्चा हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जारी रखेंगे। तो आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। दिशा निर्देश का मतलब, अरे दिशा निर्देश का मतलब नहीं पता तुम्हें? तुमको आज तक किसी ने दिशा निर्देश नहीं दिया? स्कूल जाते हो, स्कूल गए होगे तो मम्मी पापा ने कहा होगा दूसरों की दी हुई चीज़ मत खाना, किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ मत जाना। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो। दिशा निर्देश का मतलब ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। आर्टिकल 134A, आर्टिकल 134A हाईकोर्ट को यह अधिकार देता है कि हाईकोर्ट किसी को भी किसी भी मामले में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जारी कर सकता है। अपील के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी या नहीं जाएगी, इसके लिए सर्टिफिकेट देगा, किस आधार पर जाएगी वो भी सर्टिफिकेट देगा। तो वो आर्टिकल 134A कहता है। गुजरात में दंगे, अरे अब क्या बताएं। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने हमको बताया कि तुम लोग बहुत मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग हिंदू और मुस्लिम के आधार पर लड़ते नहीं हो। हम लोगों को लगा अच्छा, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर लड़ा जा सकता है। अंग्रेजों ने कहा और क्या, खूब लड़ा जा सकता है, एक दूसरे की गर्दन उतारी जा सकती है, सर्वनाश किया जा सकता है। तो हमको लगा कि ये तो हम गलत कर रहे थे, अंग्रेज इतनी अच्छी बात सिखा रहा है तो हमको सीखना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने हमको सिखाया और हमने सीखा, और हमने हिंदू और मुस्लिम के आधार पर लड़ना शुरू किया। जो लड़ाई अंग्रेजों ने हमें सिखाई, जो अंग्रेजों के कहने पर हमने आपस में लड़ना शुरू किया। बहुत सारे लोग जिन्होंने आगे चलकर इसका नेतृत्व किया, इस लड़ाई का, पाकिस्तान लेकर अलग चले गए, तमाम बातें वो सब आप जानते हैं। स्वतंत्रता मिल जाने के बाद तो हमें अकल आ जानी चाहिए थी और ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए कि इस आधार पर तो लड़ने का कोई औचित्य नहीं है कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो। ये तो लड़ने का कोई आधार ही नहीं है, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन जब अंग्रेज सिखा कर चले गए तो अंग्रेजों की बात हम माने कैसे ना, क्योंकि अंग्रेजियत तो हमारे दिमाग में अभी भी छाई पड़ी है। तो आज भी हम इस आधार पर लड़ते हैं कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो। ये बेहद शर्मनाक सी बात है। ये किसी भी सभ्य समाज के ऊपर एक धब्बा है, दाग है। और आज़ादी के बाद इस तरीके के धब्बे हमारे सिस्टम पर खूब लगे हैं, और खूब इसलिए लगे हैं क्योंकि राजनेताओं ने जानबूझकर लगवाए हैं। एक किताब है शहर में कर्फ्यू, IPS अधिकारी थे VN राय, विभूति नारायण राय, उन्होंने लिखी है। उन्होंने खुलकर बताया कि दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं राजनीतिक लाभों के लिए, और सब कराते हैं। उसमें हिंदू राजनेता भी शामिल होते हैं, मुस्लिम राजनेता भी शामिल होते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं दंगों पर आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि यही सच्चाई है दंगों की। क्योंकि सही अर्थों में दंगों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप इस आधार पर कैसे लड़ सकते हो कि आपका धर्म दूसरा है और हमारा दूसरा है? इस आधार पर तो लड़ा ही नहीं जा सकता, नहीं तो गलत बात है, तो मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन ऐसी मूर्खता हमने आज़ादी के बाद खूब की है। आज़ादी के पहले तो इसलिए की थी क्योंकि अंग्रेज उकसाते थे, कुछ लोगों को पैसा देते थे कि लड़ो लड़वाओ, हथियार देते थे,
लेकिन अंग्रेज चले गए, ये बात बंद हो जानी चाहिए। अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे, हाँ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एडवांस में, हाँ ठीक है। विशेषाधिकार का कोई आर्टिकल नहीं है, जहाँ है वहाँ बता देते हैं। हर विशेषाधिकार के अलग अलग आर्टिकल हैं, वो हमने अलग अलग आपको बताएं, अलग अलग हमने समझाए हैं। कोरम क्या है सीमा? देखो, कोरम का मतलब ये है कि किसी भी संस्था की गतिविधि को चलाने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या जरूरी होती है उसको कोरम कहते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है और हमने कहा, मान लो क्लास में 200 बच्चे हैं, हमने कहा कि भाई देखो, अगर 20 बच्चे से कम आएंगे तो हम क्लास नहीं पढ़ाएंगे, हम क्लास को कल के लिए टाल देंगे, कल जब 20 बच्चे से ज़्यादा आ जाएंगे तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमने एक मिनिमम नंबर फिक्स कर लिया कि भाई 20 बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे तभी क्लास पढ़ाएंगे, अगर बच्चे इससे कम आ गए तो क्लास नहीं पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा रहेंगे तभी क्लास चलेगी। तो ये जो हमने मिनिमम नंबर तय कर लिया, ये कोरम कहलाता है, ये कोरम कहलाता है। ऐसे ही लोकसभा की कार्यवाहियों का कोरम है, राज्यसभा की कार्यवाहियों का कोरम है, विधानसभा की कार्यवाहियों का कोरम है, विधान परिषद की कार्यवाहियों का कोरम है। और कितना है मैंने लिखाया है आपको, ये है 1/10। जो लोकसभा की संख्या है उसका 1/10 लोकसभा का कोरम है, जो राज्यसभा है उसका 1/10 राज्यसभा का कोरम है, जो विधानसभा है उसका 1/10 विधानसभा का कोरम है, तो 1/10 है। तो ऐसे ही अलग अलग संस्थाओं में कार्य करने का कोरम बनाया जाता है। पीएसआईआर में सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार नहीं है, अरे ये प्री में पूछा जाता है, पीएसआईआर मेन में है, प्री में नहीं है। ऐसे मत करो, ऐसे गड़बड़ मत करो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सब प्री में आता है, ये मेन में नहीं आता। मेन में एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, पीएसआईआर में जो आप पूछ रहे हो पीएसआईआर मेन में है, प्री में नहीं है, और वहाँ एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आता। ये सब क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा है ये ज़्यादातर प्री वाले टॉपिक है। जैसे न्यायालय की अवमानना हमने लिखा तो उसकी समीक्षा वो मेन वाला टॉपिक है। एनजेएसी वर्सेस कॉलेजियम हमने पढ़ा तो ये मेन वाला टॉपिक है, बाकी सारी चीज़ें प्री वाली हैं ज़्यादातर। हाँ, आप सब बार बार हैप्पी टीचर्स डे को एडवांस में बधाइयाँ दे रहे हैं।